नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं डीके वर्चुअल कैंपस का स्कॉलर्स वर्ल्ड सीरीज। इस सीरीज में हम अपने अपने विषय के विशेषज्ञों से बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, उनके संघर्षों के बारे में बात करेंगे और उनके फील्ड में क्या नया हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, क्या स्कोप है उसके, हम उन सारे विषयों के बारे में बात करेंगे। तो इस सीरीज के पहला साक्षात्कार हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अभिनव मिश्रा के साथ हैं। तो सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम सर के बारे में बता दें कि सर का पठन पाठन यहीं से हुआ है और इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी हुआ है। सर एक ऐसे इंडिया के स्कॉलर हैं जिनको कॉमनवेल्थ फेलोशिप के माध्यम से ये इंडिया को लंदन में रिप्रेजेंट भी किए हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है और आज हम जानेंगे भाषा क्या होता है, भाषा विज्ञान क्या है और भाषा विज्ञान से जुड़ी जुड़ी जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सर आप सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान क्या है, क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत कन्फ्यूज्ड हो रहते हैं। हम लोगों से पूछ देते हैं कि आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं तो आप कितने विषय को कितनी भाषाओं को जानते हैं, या आप ग्रामर पढ़ते हैं, क्या आप व्याकरण पढ़ते हैं। तो ये क्या भ्रांतियां हैं और इसके बारे में ज़रा आप सर विस्तार से बताने की कृपा करें। Thank you first of all. I'm delighted to be a part of your channel and it's a good step, really encourages student a step for the upcoming budding linguists and बहुत सारे linguistics के students और aspirants जो भी भाषा विज्ञान में आना चाहते होंगे या उनकी जो भ्रांतियाँ होंगी वो आज के इंटरव्यू के बाद कुछ हद तक मैं कोशिश करूँगा कि क्लियर हो जाए। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम भाषा विज्ञान या लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो एक आम धारणा है पढ़े लिखे लेमन के अंदर कि आप कितनी भाषाओं को जानते हैं। जी सर। क्या आप लिंग्विस्टिक्स इंग्लिश में कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक्स क्या हिंदी में कर रहे हैं, या फिर उनका ये कहना होता है कि अच्छा आप बहुत सारी भाषाओं को जानते होंगे, कितनी भाषाएं बोल लेते हैं। हाँ, और उनका ये है कि यदि आप लिंग्विस्टिक्स करते हैं, एक तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक्स के बारे में लोग अनभिज्ञ हैं। जी सर। वो लिंग्विस्टिक्स क्या होता है ये नहीं उनको पता है। आउटसाइड कैंपस और इनसाइड कैंपस दोनों की जब हम बात करते हैं तो इन नॉट ओनली आउटसाइड जो कि नहीं है उतने लिंग्विस्टिक्स के बारे में जिनकी जानकारी, इवन इनसाइड की भी यदि हम बात करें तो 100 में से हम कह सकते हैं कि 80% लोग भ्रांतियां ही पाले हुए हैं लिंग्विस्टिक्स के विषय में। यदि हम साफ साफ बात करें तो कैंपस में 1 से 2% लोग ऐसे होंगे भाषा विज्ञान के इतर जो लिंग्विस्टिक्स जानते होंगे कि लिंग्विस्टिक्स में क्या किया जाता है। जी सर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस भ्रांति को, और जब हमारे यहाँ बच्चे भी आते हैं तो वो भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट आर दे गोइंग टू रीड, जी क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात बता दूं कि ये लिंग्विस्टिक्स में आपको बहुत सारी भाषाएं जाननी नहीं है, सीखनी नहीं है। ये हम कोई लैंग्वेज का कोर्स नहीं चलाते हैं। जी। दूसरी चीज़, एक लिंग्विस्ट बहुत सारे भाषाओं की जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम भाषा के स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। जी। तो सबसे पहली बात आती है कि भाषा है क्या। जी। तो जनरली लोग कहते हैं कि भाषा वो है जिससे कि हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और अपनी संवेदनाओं को, अपने विचार को, सभी चीज़ों को व्यक्त करते हैं। तो ये एक माध्यम है अपने आप को व्यक्त करने का। बहुत सही, लेकिन इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? सबसे बड़ी बात है इसमें तो मैं भी भाषा बोलता हूँ, आप भी बोलते हो, सभी बोलते हैं, तो इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जी। आप
ये चीज़ देखो कि जो आप, जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक पेन है, जी तो ये पेन क्या करती है, ये पेन से हम लिखते हैं, ठीक है। तो लिखना इसका क्या है, फंक्शन है। जी हाँ, लिखना पेन नहीं है, ठीक है, लिखना इसके कार्य है। तो भाषा क्या है, तो भाषा क्या है ये अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं था। मतलब लोग सोचते हैं कि भाषा से हम अपने आप को व्यक्त करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, संप्रेषण करते हैं, जी लेकिन भाषा वो नहीं है। भाषा क्या है, तो एयर है, हवा है। कैसा एयर है, तो ऑडिबल एयर है। ऑडिबल एयर है तो क्या यदि हम हल्ला करें वो भी तो ऑडिबल एयर है, तो नहीं। एक ऑडिबल एयर है, लेकिन ये एक सिस्टमैटिक ऑडिबल एयर है। मतलब ये टोटली डिफरेंट है, मीन्स इसमें हम, अच्छा सबसे पहले मैं इसके महत्व को, इससे पहले मैं आपके इसको महत्व को बताऊं, तो इसमें ये चीज होता है कि भाषा के बिना हम कुछ क्या कर सकते हैं, नहीं। भाषा के बिना हम अपने संसार की कल्पना कर सकते हैं, कुछ हद तक कर सकते हैं, बट वो एक लगेगा जैसे कि हम कहीं हैं ही नहीं। तो भाषा सबसे पहले, चाहे कोई भी विषय हो, भाषा एक अभिन्न अंग है हमारे एग्जिस्टेंस का, ठीक है। तो भाषा सबसे पहले जरूरी है। भाषा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपको एयर और वाटर के अलावा यदि किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो भाषा ही है। और इवन यदि आपको सांस लेने में भी तकलीफ है, पानी की भी चाहत होती है, प्यास लगती है, उसको भी हम तो भाषा के थ्रू व्यक्त करते हैं। भाषा के बिना हम कोई किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी डिसिप्लिन की कल्पना नहीं कर सकते। भाषा के बिना चाहे हम छोटी से छोटी और बड़े से बड़े काम को भी नहीं कर सकते। हमें बाथरूम भी जाना है, हम भाषा व्यक्त नहीं करते हैं, फिर भी हम सोचते हैं भाषा के टर्म में ही, और तभी हम बाथरूम जाते हैं। और भाषा के ही टर्म में हम बहुत सारी गूढ़ बातों को भी करते हैं। तो भाषा के बिना हम तो सपना भी नहीं देख सकते। सबसे तो बड़ी बात ये मनुष्य है, के विकास में भाषा अहम योगदान रखता है। अहम और नहीं, ये मुख्य योगदान रहता है। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, एग्जिस्ट ही नहीं, लेकिन नहीं है। ये बात होती है कि क्या हम भाषा, क्या सिर्फ मनुष्य के पास ही है? तो बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे इससे कि नहीं, भाषा सबके पास है, जानवरों के पास भी भाषा है, जी सर। और इंसानों के पास भी है, मछलियों के पास भी है, डॉल्फिन के पास भी है, हनी बी के पास भी है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भाषा सिर्फ मानव का ही मानवाधिकार है, इसके ऊपर अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है? नहीं, हाँ? ऐसा तो नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं। पहली बात कि भाषा और संप्रेषण दोनों में अंतर है, मीन्स लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। हर एक चींटी भी दूसरे चींटी से कम्युनिकेट करती है, एक जानवर दूसरे जानवर से कम्युनिकेट करते हैं आप, लेकिन किसी की कम्युनिकेशन एबिलिटी, संप्रेषण क्षमता इतनी विकसित नहीं है जितनी कि मनुष्य की है। आप एक चीज की देखें कि अदर देन ह्यूमंस जिनकी भी कम्युनिकेशन की एबिलिटी है वो लिमिटेड है। इंडिया का एक डॉग, अमेरिका का डॉग, इंग्लैंड का डॉग, अरब कंट्री का डॉग कितने ढंग से बोल सकता है? लिमिटेड, एक ही जैसा, लिमिटेड। कुछ अंतर, एक दो अंतर भी नहीं मिलेगा, और 10 से ज्यादा नहीं। पैरट क्या कितने ढंग की भाषाएं बोल सकता है? नहीं बोल पाएगा। तो वो लिमिटेड है, लेकिन हम क्या है, हम अनलिमिटेड बातें करते हैं। तो किसी की भाषा, किसी की कम्युनिकेशन सिस्टम इतनी डेवलप नहीं है जिसको हम भाषा की संज्ञा दे सकें। तो हम कह सकते हैं कि संप्रेषण की क्षमता सारे जीवों में है, लेकिन मानवीय संप्रेषण की क्षमता को हम भाषा कहेंगे। अच्छा सर, एक भ्रांति ये भी है, लोग लैंग्वेज और डायलेक्ट में फर्क करते हैं। सामान्यतः कहते हैं कि लैंग्वेज हम उसको कहेंगे जिसका अपना ग्रामर हो,
और डायलेक्ट उसको कहेंगे जो विकसित नहीं है, और ये भी एक मिसकंसेप्शन ही है जहाँ तक सर मैं सोच पा रहा हूँ। नहीं, एक चीज़ इससे पहले मैं एक बात छोड़ दिया था पहले के कॉन्टेक्स्ट में। जी। सबसे सबसे पहले तो ये देखें कि भाषा में हम किस चीज़ का, जो हम एयर का यूज करते हैं जी। अब ये देखिए, भाषा में हम उस एयर का यूज करते हैं जो वातावरण में बेकार चली जाती है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम कुछ बोले ना बोले वो वातावरण में चली जाती है। क्या कोई सांस लेते समय बोल सकता है? नहीं बोल सकता। मीन्स बोलने का क्रम CO2 से ही हम यूज करते हैं। तो हम एक इतनी बड़ी चीज को, जो कि हम भाषा कहते हैं, चाहे किसी भी जीव में हो, लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, चाहे वो संप्रेषण क्षमता, संप्रेषण हो या भाषा हो, हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज करते हैं, मतलब मनुष्य अपनी संप्रेषण क्षमता या भाषा के लिए ऑक्सीजन को बर्बाद नहीं करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। तो ये एक बहुत बड़ी विलक्षण प्रतिभा है। आप मनुष्य की ओरल कैविटी को देखेंगे, वो भी आपको ऐसा लगेगा कि ओरल कैविटी सर्वप्रथम, जैसे ओरल कैविटी में आपके दांत हैं, जीभ है, इन सब का ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है भाषा। दांत का फंक्शन है जैसे भोजन को चबाना, जीभ का फंक्शन है स्वाद लेना, होठ का फंक्शन है जैसे अनवांटेड चीज को अंदर आने से रोकना। तो इन सब का ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है, मतलब प्रथम कार्य नहीं है। इसका भाषा द्वितीय कार्य है। लेकिन द्वितीय कार्य जो है, सेकेंडरी जो है भाषा, वो कार्य जो है वो भी इतनी बखूबी ढंग से हो रहा है, जो कि आप ये क्षमता सिर्फ मनुष्य में ही है। आप कहेंगे कि मनुष्य के सबसे नज़दीक बंदर है और वनमानुष है, तो क्या वो भी तो ह्यूमन जैसे देखने को मिलते हैं। लेकिन आप उनकी ओरल कैविटी देखिए, ओरल कैविटी आप बंदर के होठों को देखिए, बहुत पतले होते हैं, वो कुछ होल्ड नहीं कर सकते, बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हम बोल पाते हैं। तो हमारा जो लैंग्वेज ऑर्गन्स, प्रोडक्शन ऑर्गन्स हैं, उनका प्राइमरी फंक्शन भाषा नहीं है, फिर भी इतनी भगवान की संरचना है या किसी अदृश्य शक्ति की संरचना ऐसी है कि ऐसा लगता है कि वी आर स्पेशलाइज्ड फॉर लैंग्वेज। तो एक कह सकते हैं सर कि प्राकृतिक उपहार हमें ये प्रकृति ने उपहार प्राकृतिक उपहार है कि हमारे पास भाषा, और भाषा के बिना हम कुछ भी नहीं सोच सकते। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम भाषा को कहाँ से शुरू करें। अब एक चीज और बता रहा हूं कि जो भाषा इतनी इंपॉर्टेंट है, और हम भाषा किसे कहते हैं वो भी नहीं जानते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अरे वो तो फंक्शन है भाषा का। भाषा है क्या? तो भाषा एयर है। लेकिन अब एक चीज को, आप इस चीज को ध्यान में देखिए, जैसे प है, प एक साउंड है, हाँ, ये ऑडिबल साउंड है। तो प को प ही क्यों कह रहे हैं? जी सर, हाँ, ये लोग सवाल करते हैं, हाँ, कि क को क ही क्यों क्या कह इसके रहे हैं, पीछे प को प ही क्यों कह हाँ, रहे हैं? इसके पीछे कोई कारण है? नहीं, कोई कारण नहीं है। तो उसके पीछे यदि हम पतंग कहते हैं, एक वर्ड है पतंग, पतंग आप जानते होंगे, तो प त ng ग, पतंग हम पढ़ते हैं। अब किसने हमें बताया कि इसको प पढ़ो, इसको त पढ़ो, इसको ग पढ़ो? इसके पीछे कोई लॉजिक है? नहीं। भाषा का आधारभूत संरचना लॉजिक जो इलॉजिकल है, कोई लॉजिक आर्बिट्ररी है। हाँ, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। हाँ, एक समय हमने इसको प माना, लेकिन उसके पीछे एक कारण, दो कारण हैं। आप ये देखिए कि जब भी हम उसी शब्द को और या उसी साउंड को लेते हैं जो कि उच्चारण में आसान हो, उच्चारण में आसान हो, तो प हम लेते हैं। जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स और आपके साउंड्स हैं, उससे जो साउंड्स निकलते हैं, हम उसी को लेते हैं जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी और कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं। तो हम इसलिए आप पतंग कहते हैं। पतंग का मतलब एक उड़ने वाली, जो बच्चे उड़ाते हैं, हम लोग उड़ाते हैं। अब पतंग का मतलब यही होता है, पेन का मतलब पेन ही होता है। इसके पीछे भी कोई कारण नहीं।
मतलब ये भी आर्बिट्ररी है। ये भी आर्बिट्ररी है। जी। अब उस सबसे पहले आपके साउंड का कोई लॉजिक नहीं है, जी। उससे बने हुए शब्द का कोई लॉजिक नहीं है, उस शब्द के युग्म से बने हुए सेंटेंस का कोई लॉजिक नहीं है। तो आप ये देखिए कि हमारी जो बोलने की क्षमता भी, जो मैं बोल रहा हूं और आप समझ रहे हो, जी। तो ये सारी चीजें एक समय पर हमने फिक्स कर दी, और फिक्स करने का आधार था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी एंड कंसिस्टेंसी। आप पतंग को पतंग एक समय लोगों ने फिक्स कर दिया कि ये पतंग है, चाहे वो अरबिक ओरिजिन से हो या फारसी हो, कुछ भी हो, जी। लेकिन उसको फिक्स कर दिया। अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। आज यदि हम चेंज करते, हाँ, यदि हम चाहें कि इस रूम में हम इसको चेंज करें, तो एक लिमिटेड सेट में हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया पे लागू नहीं होगी। धन्यवाद सर। सर वहीं दूसरा सवाल कि बहुत भ्रांतियां है कि लैंग्वेज अलग है और डायलेक्ट अलग है। डायलेक्ट के लिए कहते हैं कि जिसका अपना व्याकरण नहीं है, जिसके कम प्रयोग किए जाते हैं, जिनके बहुत कम शब्द है, और लैंग्वेज कहते हैं कि ये डेवलप्ड है। तो सर मुझे लगता है कि इसमें भी एक भ्रांति ही है और इसको भी क्लियर करना ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर कि लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या डिफरेंस है, ज़रा उसको भी एक भाषाविद के लिए जी सर, सभी भाषाएं हैं। ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि ये डायलेक्ट है, ये लैंग्वेज है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इस दुनिया में किसी एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि आइडियल लैंग्वेज स्पीकर है, वो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलता हो या बोलती हो? सर नहीं के बराबर लोग। आप हिंदी बोलते हो, आप भोजपुरी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, बट हाँ, तो क्या आप कह सकते हो कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट बोलते हो? सर बोलते समय तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि हम ग्रामेटिकली सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो आइडिया यही चीज़ इंग्लिश पे भी लागू होती है। क्या हम इंग्लैंड के लोग या अमेरिका के लोग को कह सकते हैं कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और वो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलते हैं? नहीं सर, नहीं। तो मतलब आइडियल लैंग्वेज कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यदि आज एक अंग्रेज बंदा हो और एक आप होगे, तो हम किसकी भाषा को कहेंगे कि किनकी भाषा इंग्लिश जो है अच्छी है, उनकी की आपकी? इंग्लिशमैन की कहेंगे। जी सर। हाँ, क्यों? क्योंकि आपके पास लिबर्टी है, आपके पास स्वतंत्रता है, आप भाषा को तोड़ मरोड़ सकते हैं। जी। तो सर्वप्रथम बात है कि एक लैंग्वेज अपने आइडियल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है। जहां तक बात है डायलेक्ट का, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। चाहे वो ट्राइबल लैंग्वेज हो या डायलेक्ट हो, कुछ भी हो, जिसकी अपनी यू कैन से साहित्य हो या ना हो, किसी भी भाषा का किसी भी भाषा को हम या तो हम सबको लैंग्वेज कह सकते हैं या सबको हम डायलेक्ट कह सकते हैं। मतलब बेसिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है भाषा, किसी में डिफरेंस नहीं है। किसी एक ट्राइबल लैंग्वेज में आप लड़की जाता है कह सकते हैं? नहीं कह सकते। नहीं। तो लड़की जाती है हिंदी में हम कहते हैं जी। तो हर एक भाषा का अपना एक व्याकरण है जी। ये एक इतर बात है कि किसी भाषा का व्याकरण लिखा गया है जी। किसी भाषा में साहित्य बनी है, हाँ, साहित्य है, लेकिन एक भाषाविद के लिए हर एक भाषा एक भाषा है। चाहे वो आप उसको डायलेक्ट की संज्ञा दें या सोशियोलेक्ट की संज्ञा दें, कुछ भी संज्ञा दे सकते हैं। एक भाषाविद के लिए सारी भाषाएं एक समान है, क्योंकि सभी के व्याकरण है। आज इसका नहीं उद्देश्य है, तो आज मान लीजिए आप भोजपुरी है जी, या कोई ट्राइबल लैंग्वेज ले लीजिए, उसी को आप नेशनल लैंग्वेज इंडिया की, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन यदि आज उसी को हम राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दें, और ये बात भी बहुत उल्लेखनीय है, जैसे सर ने बताया कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लोग इसके बारे में जो लड़ते हैं वो महज अज्ञानता में लड़ते हैं। हाँ, तो यदि हम किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा, ट्राइबल लैंग्वेज को ही कर दें, तो देखिए कल को वो भाषा चरम उत्कर्ष पे पहुंच जाएगी जी। उसके सीखने सिखाने, लिटरेचर सब अपने आप को उससे जोड़ना शुरू कर देंगे जी। हाँ, तो ये
लोगों के ऑफिशियल लैंग्वेज का जो ये जनसंख्या के आधार पर किया गया है जी और ये इसलिए किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैप्चर किया जा सके उनकी भाषाओं को। अदरवाइज यदि हम एक भाषा दूसरे भाषा से, सभी भाषाओं का व्याकरण है और सभी भाषाएं एक समान है। जी, तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं कि बेसिकली डायलेक्ट और लैंग्वेज में एक लिंग्विस्ट के लिए कोई फर्क नहीं है और यह एक राजनीतिक क्वेश्चंस है, इसलिए इस बात पर ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है कि लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो आगे हम जानेंगे सर से कि सर अब लिंग्विस्टिक्स में ही अलग अलग ब्रांच है, जैसे सर फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स है। इसके अलावा इसके अप्लाइड एरियाज़ हैं और उस अप्लाइड में एक नया ब्रांच फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स है। तो सर फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स क्या है और इसमें क्या हम पढ़ते हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएं सर। इससे पहले मैं लिंग्विस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा जी कि जैसे लिंग्विस्टिक्स बताने से पहले मैंने भाषा के बारे में बताया। जी मैं बता रहा हूँ कि भाषा विज्ञान में हम इट्स अ साइंस ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ इट्स अ साइंस ऑफ लैंग्वेज। साइंस हम किसे कहते हैं? अब एक चीज़ देखने की बात है, साइंस मतलब चाहे ABCD कोई भी बंदा हो, XYZ हो जी या बंदी हो, एक एक्सपेरिमेंट करता है, उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं, हाइपोथेसिस होती है, डेटा होता है और एक्सपेरिमेंट होता है और फिर उसकी जनरलाइजेशन होती है और थ्योरी बन के आती है। जी ठीक है, तो आपने एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में वो काम किया, उसको कोई भी करे सेम रिजल्ट आएगा। वो डेटा बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है। सेम चीज लिंग्विस्टिक्स में है, मतलब साइंस जो है ऑब्जेक्टिव है, वो XYZ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। उस कंट्रोल सिचुएशन में यदि कोई भी उस काम को करता है तो उसको सेम रिजल्ट आएगा। यदि कहीं गड़बड़ आती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रोसीजर में लैक, कमी हुई है। सेम चीज है भाषा में, भाषा विज्ञान में। भाषा विज्ञान में भी हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज के प्रकृति के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उसको हम हाइपोथेसाइज करते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज पे टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम ये पाते हैं कि ये वास्तव में ये परिकल्पना जो है सिद्धांत में बदल पाती है कि नहीं। लेकिन ये साइंस से भी एक कदम आगे है। कैसे? कि आप साइंस एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करते हैं, लेकिन भाषा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ही चलती है। आप लोग जैसे जानते होंगे, कदम कदम पे भाषा बदले और पानी बदले। तो मैं अभी यहां पर हूं, आगे किसी और से किसी दूसरे भाषा में बात कर सकता हूं, किसी तीसरे भाषा में बात। तो हम भाषा को कंट्रोल्ड सिचुएशन, एक्सपेरिमेंट में नहीं रख सकते, इसलिए प्रयोगशाला में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नहीं, प्रयोगशाला आपका डेटा जो है वोलाटाइल है जी, हाँ, हर पल बदलता रहता है जी। जैसे आप जो भाषा बचपन में बोलते थे जी, क्या अभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। 10th में आके कुछ और ऐड हो गया, 12th में कुछ और ऐड हो गया। आप ऐसे ऐसे करके आप एडिंग होती चलती है। उसके बाद भाषा जैसे आप प्रैग्मेटिकली अलग अलग होती है। जैसे आप मेरे से मिलने आए तो अलग भाषा का यूज कर रहे हैं, अपने फ्रेंड पीयर ग्रुप में बात करेंगे तो अलग भाषा का यूज करेंगे। भाषा सेम है लेकिन उसकी यूज डिफरेंट है। हाँ, मतलब उसको यूज करने का तरीका अलग है। तो ये वोलाटाइल है, इसीलिए भाषा विज्ञान को कहा जाता है इट इज द मोस्ट ह्यूमैनिस्टिक अमंग्स द साइंस एंड मोस्ट साइंटिफिक अमंग द ह्यूमैनिटीज। मतलब इसमें सही ढंग से यदि हम कहें तो भाषा विज्ञान ही एक ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य की मानविकी और साइंटिफिक दोनों का सम्मिश्रण है, जिसको लेके चलती है। अब जहाँ तक बात है, इसके कुछ सैद्धांतिक ब्रांचेस हैं, जैसे फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, और बहुत कुछ इसके अप्लाइड हैं। अप्लाइड जैसे आपके साइकोलिंग्विस्टिक्स, सोशियोलिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, मतलब इसके बहुत सारे ब्रांच हैं अप्लाइड। हर एक न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज डिसऑर्डर,
तो ये सारे ब्रांच है, उसी में एक फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स भी है। फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स क्या है? इसको सीधा सीधी अब यदि आप हम जोड़ के देखें जी, लेमन टर्मिनोलॉजी में देखें कि कोई फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ योर लिंग्विस्टिक नॉलेज, भाषायिक ज्ञान, इन द इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लॉ। ये दो फील्ड हैं। सो क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन एंड लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में जो भाषा डील होती है, क्योंकि वही एक भाषा है जिसको कि आप उसी के थ्रू संविधान और दंड संहिता चलती है जी। तो ये कैसे हम कर सकते हैं फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक? सबसे पहले कोई भी क्राइम क्या बिना भाषा के हो सकती है? जैसे मैंने भाषा के बारे में जब बता रहा था जी, तो तब भी आपको बताया था कि मनुष्य भाषा के बिना नहीं रह सकता जी। तो भाषा के बिना कोई क्राइम हो सकता है? नहीं सर, चाहे वो क्राइम से पहले हो, बाद में हो, या वो क्राइम के दौरान हो जी। चाहे वो लिखित माध्यम हो, चाहे स्पोकन हो, चाहे जेस्चर पोस्चर हो, साइन लैंग्वेज हो, तो हम भाषा का किसी न किसी रूप में यूज करते ही हैं। तो जहां भाषा है वहां लिंग्विस्टिक्स है जी। जहां लिंग्विस्टिक्स है और यदि वो क्रिमिनल सिचुएशन में है तो क्या हो गया, उसको हम फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में डाल देते हैं। उसी तरह कोर्ट रूम में सब कुछ तो भाषा पे चलती है, लॉ, एक्ट, आईपीसी कोड, सारा चीज तो भाषा पे चलती है जी। तो आप फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स जो एक नई विधा है, लेट 20th सेंचुरी में इसका प्रादुर्भाव हुआ है, और ये एक फॉरेंसिक साइंस एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें 22+ डिसिप्लिन है, जैसे फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, फॉरेंसिक आर्कियोलॉजी, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, बहुत फॉरेंसिक लॉ। तो किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है। ये सब द मोमेंट हम फॉरेंसिक कहते हैं तो आपके दिमाग में आता है क्राइम सीन जी, और उसको इन्वेस्टिगेशन, डेटा कलेक्शन, चीज़ों को लेना, फिंगरप्रिंट लेना, लेकिन किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं किसी विधा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर जो फॉरेंसिक साइंस की सब डिसिप्लिन्स हैं वो सारे क्राइम होने के बाद काम में आते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जी। लेकिन फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स एक ऐसा विषय है जो कि क्राइम के पहले भी काम करता है। तो क्या ये कितना अच्छा है कि क्राइम हो ही नहीं जी। हाँ सर, थोड़ा सा एक विस्तार में बताइए कि क्राइम के पहले उसका कैसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे कि वायरलेस इंटरसेप्शन होता है जी। उसके बाद आपकी जैसे आपको थ्रेटनिंग लेटर आती है, उसके बाद आपको कहीं से किडनैपिंग लेटर आ गई, कहीं से फ़ोन कॉल आ गया, कहीं से फिर आपको ऐसा फ्रॉडुलेंट ईमेल आ गया, धमकी भरा ईमेल आ गया, या फिर बहुत सारे नेता कहते हैं बयान देके उसके बाद पलट जाते हैं कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था जी। हाँ, तो आप क्या करते हैं, एक फॉरेंसिक साइंस लैब में, एफएसएल में जाके आप उसमें ये छेड़छाड़ करते हैं, देखते हैं कि इसमें छेड़छाड़ हुई कि नहीं हुई है जी। लेकिन उस वक्तव्य का क्या मतलब है, ये एक फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक निकाल सकता है। अभी जैसे हम इस रूम में 2 बंदे हैं, अब हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन अब 2 के बाद यहाँ तीसरा भी कोई आता है और उसमें से किसी का मर्डर हो जाता है, तो अब ये क्लोज सीन है। तो हम जो भी यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, जो भी भाषाएं लिखी हैं, जो भी यदि टेप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अभी जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल रिकॉर्डिंग है, लेकिन यदि यहीं पे कोई क्राइम घट जाता है तो वो फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक का इशू हो जाएगा। मीन्स एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू क्राइम, एनी नॉर्मल एक्टिविटी, वो आपकी फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में आ जाएगी। इसमें हम ऑथर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किसने लिखा, वॉइस आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किसने बोला,
एक चीज और है, अभी तक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट काम करते थे, अभी भी करते हैं। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आज के डेट में ऑब्सलीट हो गए हैं, पुराने हो गए हैं। टाइपराइटर के आने के बाद तो हैंड राइटिंग का टाइपराइटर ही नहीं, आज के डेट में लोग व्हाट्सएप करते हैं, एसएमएस करते हैं, ईमेल लिखते हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें हैंड राइटिंग एक्सपर्ट क्या कर सकता है? नहीं, वो तो जब तक हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कुछ नहीं कर सकता जी। तो आपको ईमेल भी जो आती है तो कैसी ईमेल आती है? आपने ईमेल, कौन सा ईमेल फ्रॉड है, कौन सा ईमेल आपके बंदे का है, कैसे देखते हैं आप? क्या उसका आईपी एड्रेस देखने जाते हैं? नहीं। आप तो उसमें किसने भेजा वो नाम देखते हैं, उससे भी नहीं क्लियर होता तो सब्जेक्ट पढ़ते हैं जी। एक नॉर्मल मनुष्य तो यही करता है। तो आप यहां भी फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स का काम है। हाँ, तो हर क्षेत्र में जहां पर भी क्राइम है और किसी भी लॉ कोड को ही भाषा को समझना है, वहां तो संविधान और दंड संहिता एक बार लिखी जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको जज जो है, वकील और जज इन्फ्रेंस करते हैं अपने अपने ढंग से, अपने अपने केस के हिसाब से। तो इसका सही मतलब क्या है, एम्बिग्यूटी है कि नहीं है, ये कौन डील करेगा? ये फॉरेंसिक लिंग्विस्ट डील करेंगे। ये भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि जजेज हुए या वकील हो गए, वो भाषा को अपने तरीके से इंटरप्रिटेट करेंगे क्योंकि वो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक फॉरेंसिक लिंग्विस्ट है, वो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन कर सकता है क्योंकि वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल मीनिंग को ढूंढ रहा है। और एक चीज और है, जब इस कोई एक्ट बनती है, कोई लॉ बनती है, आज जैसे एक बात बता रहा हूँ, निर्भया लॉ 2013 में पास हुई, क्या उसके बाद रेप की घटनाएं कम हुई? नहीं हुई। नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उस लॉ में ही इतने लूप होल्स हैं, उनकी राइटिंग में ही इतने लूप होल्स हैं कि जब आप पढ़ के देखेंगे और उसको ऑब्जेक्टिवली पढ़ेंगे तो आपकी उसकी मीनिंग ही अलग निकलेगी, कई सारे मीनिंग निकलेंगे। तो एक वकील कैसे नामी ग्रामी हो जाता है, जब अल्टीमेटली तो उस लॉ पे आता है कि क्या लिखा हुआ है जी। हाँ, तो जब क्या लिखा हुआ है उसको जब शाब्दिक रूप में पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से क्या आप पे लागू होती है कि नहीं, मुझ पे लागू होती है कि नहीं, बस हम उसी को देख के हम अपना जजमेंट दे देते। तो जब भी लोकसभा, विधायिका या कार्यपालिका जो भी लॉ बनाती है, उस समय फॉरेंसिक लिंग्विस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि लॉ को सही अर्थों में बिना किसी भ्रम, एम्बिग्यूटी का वो लॉ बने और साथ साथ उसका अवेयरनेस हो जी। जैसे मैंने एक लॉ देख रहा था कि निर्भया लॉ 254C शायद है, उसी में कोई उसमें था, हमने निर्भया लॉ को उसको रीडिफाइंड भी किया है सिंपल टर्म में। आप वकील के पास जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। वकील साहब मतलब वो जो बोल दिए वही मान लेंगे। वकील साहब आपको तारीख पे तारीख देते जाते हैं, आप फुल्ली डिपेंडेंट हैं, आपका काम है पैसा देना जी। अब वो क्या कर रहा है या कर रही है, इस चीज को आप नहीं देखते हैं। लॉ क्या कहता है वो आप नहीं देखते हैं। लॉ फॉर्मुलेटेड है कि नहीं है वो आप नहीं देखते हैं। उसकी क्या मीनिंग है वो नहीं देखते। तो एक अच्छे नामी ग्रामी वकील यही करते हैं और जज यही करते हैं कि उस एक्ट को ठीक से पढ़ते हैं, उसको डिफरेंट ढंग से उसकी मीनिंग निकालते हैं और उसके बाद वो जज पे दबाव बनाते हैं कि इसका ये मीनिंग है। हाँ, तो ये बहुत बहुत रिमार्केबल बात सर ने कही कि एक लिंग्विस्ट जो है एक्चुअल मीनिंग तक पहुंचाने में कोर्ट की सहायता कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि लिंग्विस्ट का अपॉइंटमेंट लीगल सिस्टम में किया जाए और जहां लॉ का फॉर्मुलेशन हो रहा है वहां पर किया जाए। इतना ही नहीं, आप ये चीज़ देखें ना कि भाषा विज्ञान के महत्व को हमारे एकेडमिशियंस ने बहुत दिनों से समझा नहीं। आज कोई अंग्रेज आता है, वो 10 बातें बोल जाता है और हमें एक बातें पल्ले पड़ती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी भाषाओं पे मदर टंग इन्फ्लुएंस है, मातृभाषा का असर है। तो हम क्या करते हैं कि इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन अपने मातृभाषा से प्रभावित होके, और वही चीज़ हमारा कान भी सुनने को आदी है। तो अब क्या हो रहा है कि हम ये नहीं कहते हैं कि ये प्रभाव गलत है, ये प्रभाव हमारी विविधता है।
लेकिन साथ साथ जब आप इंटरनेशनल, आज के डेट में आप सभी के हाथ में मोबाइल है, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने बच्चों को अपनी भाषा के अलावा इतर जो इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं इंग्लिश, इंग्लिश, हाँ, तो ये इंग्लिश और इंग्लिश देखिए अब अंतर आ जा रहा है। जी, तो इसमें उसमें भी ट्रेंड करें ताकि हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे जाके बोर फील ना करें। क्या होता है, हमारे गांव देहात से लेके सेमी अर्बन, इवन बनारस के लोग और आसपास जितने भी लोग हैं, इवन दिल्ली के लोग, क्या होता है कि ग्रामर उनका बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश ग्रामर, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो वो फिर मदर टंग नहीं इन्फ्लुएंस आ जाता है, एक्सप्रेशन। इसी के थ्रू, इसी के कारण वो इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि आप कॉल सेंटर में हो, आप कॉल सेंटर में तो इंटरनेशनल वर्ल्ड से जुड़े हो, पूरी दुनिया से जुड़े हुए हो, तो उसमें आपको जो कॉल आएगी उसको आप समझेंगे तब तो आप उसमें तो अपनी कॉम्पिटेंस लगाएंगे जो आपने सीखी है। वो लिख के तो देगा नहीं, कॉल सेंटर मतलब आएगी, फोन आएगी, आपको क्लाइंट को डील करना है। तो आपको एक सही फॉर्म, मैं ये नहीं कहता कि हमारी इंडियन इंग्लिश गलत है जी, लेकिन हमें अपनी इंडियन इंग्लिश के अलावा हमें किसी भी भाषा, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो या जर्मन हो, उसके सही फॉर्म की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हम अच्छे से अच्छा जॉब पा सकें, टक्कर दे सकें। और सर अंतिम सवाल ये कि इसका स्कोप क्या है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी? भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो हम किस किस सेक्टर में रोजगार पा सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे आप? तो एक विद्यार्थी ये क्या समझे कि इसको पढ़ने के बाद वो कहाँ कहाँ रोजगार उसको मिल सकता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि भाषा विज्ञान के साथ अन्याय हुआ है जी, जितनी भी भाषाएं हैं वो बिना भाषा विज्ञान के नहीं चल सकती, जी, इंग्लिश हो हिंदी हो, लेकिन सब ने अपने अंदर एक क्वालिफिकेशन लगा के रखी है कि उनको पहले उस विषय में जी, पढ़ा, स्नातक होना है, एमए होना है, जी, उसके बाद ही वो पढ़ा सकते हैं। यदि एक कोई इंग्लिश लिटरेचर का बंदा या बंदी है, वो लिंग्विस्टिक्स हमारे जैसे नहीं पढ़ा सकता। जी, बिल्कुल। वो सिर्फ फोनेटिक्स, फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, शब्द विज्ञान तो छोड़िए, रूप विज्ञान और वही पुरातन सभ्यता वाली चीज़ें पढ़ाते रहे। भाषा विज्ञान बहुत आगे निकल चुकी है। जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं और सरकारें हैं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार को कहूँगा कि सबसे पहले भाषा विज्ञान को स्कूल लेवल से शुरू करें जी, ताकि जो कुछ भी भाषा वो पढ़ रहे हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो आई है उसमें तो और भी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो सब जगह आप भाषाविद का एक पोस्ट क्रिएट करें जी, और जब लैंग्वेज टीचर की बारी आए तो लिंग्विस्टिक्स भाषा, क्योंकि आपको एक इंग्लिश हिंदी, आप एक फॉरेनर को आप ले आइए हिंदी विभाग में, आप उसको हिंदी सिखाइए और लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान विभाग में हिंदी सिखाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो वो एक साल में नहीं सिखाएंगे हम उनको एक महीने में सिखा देंगे और बेधड़क वो बोलेंगे, बेधड़क वो लिखेंगे, क्योंकि हम भाषा के संरचना पे काम करते हैं। हम एक भाषा को सिखाएंगे, दूसरी भाषा वो आराम से सीख लेगा। हिंदी सिखाएंगे, उसके बाद वो पंजाबी सीख सकता है, वो कश्मीरी सीख सकता है, बिल्कुल इजीली सीख सकता है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इसको स्कूल लेवल से शुरू करना चाहिए। और बिहार, झारखंड वगैरह में तो आश्चर्य की बात ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी नहीं है। नहीं, हाँ, ये बहुत ही एक दुखद पहलू है। दूसरी चीज़, जितनी भी हम यूपीएससी में इसको शामिल करना चाहिए और उसके बाद राज्य सरकार को अपने उच्च शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के थ्रू एक इसको फुल फ्लेज, और हम लोग हरदम तैयार हैं। हमने बहुत पत्र के माध्यम से अनेक सरकारों को निवेदन किया है कि भैया आप इनको भाषा विज्ञान को लो। तो दूसरी चीज़ है, जैसे एमए यदि इंग्लिश में पोस्ट आती है, हिंदी में पोस्ट आती है, तो आप उसमें चिन्हित करो कि हम 2 लिंग्विस्ट को रखेंगे जो उस भाषा की बारीकियों को आपको समझाएंगे। उनके लिए एमए इंग्लिश या एमए हिंदी की क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है जी, मतलब ये अनिवार्य ना बनाया जाए, अनिवार्य ना बनाया जाए, ये मैं आपके थ्रू डिमांड कर रहा हूँ। दूसरी चीज, भाषा विज्ञान
सबसे बड़ी बात है, ये हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें मीडियोकर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई एक निर्धारित बुक नहीं है, किताब नहीं है कि आप इसको पढ़ लें। ये प्रेस्क्राइब्ड बुक नहीं है, ये आपको एक डिसिप्लिन, एक पेपर के लिए आपको बहुत सारी बुकों को पढ़नी होगी, आर्टिकल्स, जर्नल पढ़नी होगी, एंड टीचर्स के क्लास करने होंगे, हाँ, रिगरस क्लास करने होंगे और सेल्फ स्टडी करने होंगे, तभी आप भाषा की बारीकियों को समझ पाएंगे। और हाँ, एक भाषाविद के बिना कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता जी। यानी कि कंप्यूटर के फील्ड में भी लिंग्विस्ट का अहम हो गया, उसके बिना आपका कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं बन सकता। उसके बाद हमारे बच्चे आप गूगल में टाइप करते हैं, उससे पहले ही सजेशन आ जाता है। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से आती है? ये भाषाविद का कमाल है जी, बिल्कुल। हाँ, ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का कमाल है कि आप किस शब्द के बाद कौन सा शब्द आना चाहिए, एकदम, या ज्यादातर मात्रा में आता है। और हमारे बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल स्तर पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भाषा विज्ञान विभाग और हमारे बच्चे बहुत अच्छा देश विदेश और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। बहुत लोगों ने तो अपनी इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूशन खोल ली है, ताकि वो बच्चों को उस फॉर्म में, सही फॉर्म में ट्रेन कर सकें उनकी भाषाओं को जी। तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। यस, इसमें वो ट्रेडिशनल संभावनाएं नहीं हैं कि आप बीए कर लें, एमए कर लें और उसके बाद जाके आप वेट करें कि आपको स्कूल टीचर बनना है। हाँ, आप स्कूल टीचर बनेंगे, लेकिन जिस दिन स्कूल को समझ में आ जाएगी कि एक इंग्लिश लिटरेचर के बंदे को, अरे आप तो ये देखें ना, इंग्लिश लोग, लिटरेचर लोग ऑप्ट करते हैं ये सोच के कि इंग्लिश भाषा सीख जाएंगे। भाषा, एग्जैक्टली सर। जब हम भी आए थे तो हम इंग्लिश इसलिए ले लिए कि हमको ग्रामर पढ़ने को मिलेगा, भाषा सीखने को जबकि इंग्लिश और हिंदी और कोई भी भाषा हम पढ़ा सकते हैं उनको अच्छे से। बिल्कुल। इंग्लिश वो तो लिटरेचर पढ़ाएंगे, उनका साहित्य है वो पढ़ाएंगे। हाँ, तो आपको सबसे पहले तो इस चीज़ को ध्यान देना होगा। हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अभी मैं आपको बता दूं कि भाषा विज्ञान विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा, देश भर में सबसे ज़्यादा हमारे मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, हमारे सबसे ज़्यादा बच्चे नेट जेआरएफ हैं, हमारे सबसे ज़्यादा बच्चे सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे बच्चे बाहर के देशों में काम कर रहे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में भी हैं। तो ज़रूरत है सर इसको प्रमोट करने के लिए, और पॉलिटिकली थोड़ा सा सरकारें जो है ध्यान नहीं दे रही हैं, और अगर सरकारें ध्यान दे तो ये बहुत ही बेहतर विषय है। हम लोग अल्पसंख्यक हैं, और जिस दिन जैसे बायोटेक्नोलॉजी को लोग समझ गए, तो आज हर यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी है। यदि इसकी विशेषताओं को, इनके गुणों को लोग समझ लें, तो स्कूल, कॉलेज से लेके हर एक, मैं आपको बताता हूँ, अगले 10 साल में भाषा विज्ञान हर एक जगह छाया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं। तो साथियों, आज के इस साक्षात्कार में बस इतना ही। आपके जो भी डाउट्स होंगे, कुछ सजेशन होगा, आप कमेंट में लिखिएगा। जब हम अगली बार आएंगे तो हम उस डाउट्स का निराकरण करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। नो द स्कॉलर्स वर्ल्ड। थैंक यू, धन्यवाद सर।